आज अगर आपका फ़ोन टूट जाता है और मान लीजिए कि उस फ़ोन को रिपेयर करवाने के लिए अभी आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? हो सकता है कि आपके पास वो जो पुराना कीपैड वाला फ़ोन रखा है, उस फ़ोन को आप 2-3 दिन या फिर 1 हफ़्ता यूज़ करके अपना गुज़ारा करने की कोशिश करें। स्टैंडर्ड फोटो, पोर्ट्रेट फोटो, नाइट फोटो। वैसे तो ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि स्मार्टफ़ोन आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा नशा बन गया है, बट फिर भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप 1 मिनट भी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर खर्चा करना ही होगा। हॉस्पिटल वाले या फिर डॉक्टर्स आपसे जितना पैसा मांगेंगे, आपको उतना पैसा अरेंज करके देना ही होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। भैया जान है तो जहान है। आज आप चाहे कुछ भी कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, उसको जोड़ने के लिए, क्या आपने कभी इस तरफ सोच के देखा है कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो सिर्फ अपनी सेविंग्स भर से क्या आप वो सारा खर्चा उठा पाएंगे? अगर आपने इस तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर्स के इलाज सिर्फ सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इन सब तक सीमित नहीं होते कि आपने 500 रुपए की फीस दे दी, आपको दवाइयां मिल गई, आपका काम हो गया। ये खर्चे उनसे कई सौ गुना ज्यादा हो सकते हैं, इतना जितना कि आपने अभी तक अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। तो ये जो हॉस्पिटल्स के खर्चे और मेडिकल इमरजेंसीज अगर आपके साथ आ जाती हैं तो ये आपकी जिंदगी भर की सेविंग्स, आज तक आपने जितना भी कमाया था, भले ही उसको कमाने में आपको 10 साल 15 साल लग गए हों, ये कंप्लीट सेविंग्स एक ही दिन में गायब कर सकती है। भाई साहब, ये जो शरीर है ये बहुत कीमती चीज़ है, इसका ख्याल रखिए। अगर ये बिगड़ गया तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो ये ज़रूरी है कि आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर ले लें, जो ऐसे खर्चों को जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते उनसे आपको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है। तो आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नए नवेले फ़ोन के लिए तो आप गोरिल्ला वाला टेम्पर्ड ग्लास भी लगवा लेते हैं। अब इस पे खीरा काट के देखते हैं चाकू की मदद से। उसमें शॉक प्रूफ बैक कवर भी लगवा लेते हैं। और तो और लोग अपने फ़ोन के लिए इंश्योरेंस भी बाय कर लेते हैं कि अगर कहीं फ़ोन को कुछ हो गया तो बेकार में बड़ा खर्चा आ जाएगा। लेकिन अपने ही कीमती शरीर और इस जिंदगी के लिए जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसके लिए कोई प्रोटेक्शन लेता ही नहीं है। वाह जी वाह। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी दुनिया को इस फ़ोन से बाहर निकालें और अपने और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, जो अचानक से आने वाली इमरजेंसीज में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बात यहाँ पर सिर्फ पैसों की नहीं है, बात यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल में मिलने वाले अच्छे ट्रीटमेंट की भी है। तो दोस्तों, ये तो हो गई वीडियो की शुरुआत कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए ज़रूरी क्यों है। अब आ जाते हैं मेन बात पे, हाउ टू फाइंड बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस। एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लें। तो जब बात हेल्थ इंश्योरेंस की आती है तो इसको लोग दो रीजन से नहीं लेते। सबसे पहला रीजन तो ये कि लोगों के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर अवेयरनेस ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। दूसरी चीज ये है कि लोग कहते हैं कि भला कोई कंपनी सालाना मुझसे थोड़े से पैसे लेके मेरा इतना बड़ा खर्चा क्यों उठाएगी जो कि लाखों में है। कुछ तो झोल यहाँ पर होगा, कुछ ना कुछ तो फ्रॉड हो ही रहा होगा। बस प्रीमियम का पैसा ये लोग हर साल खाते रहते हैं, बदले में हमें बहाने देते रहते हैं कि आपकी पॉलिसी में ये कवर नहीं है, आपकी पॉलिसी में वो कवर नहीं है। और फाइनली मेडिकल का सारा खर्चा अगर अपनी जेब से ही देना है तो ये बेकार का प्रीमियम देके मैं अपना पैसा वेस्ट ही क्यों करूं। तो मेरा यहाँ पर इतना ही कहना है कि दोस्त, पॉलिसी में झोल नहीं है, शायद आपने अपने लिए एक सही हेल्थ इंश्योरेंस बाय ही नहीं किया है। जिस पॉलिसी को आपने ये सोच के बाय किया था कि आपको यहाँ पर बहुत भारी डिस्काउंट मिल रहा है, आपके जो प्रीमियम है वो आपको बहुत सस्ते पड़ रहे हैं, लेकिन सस्ती चीज सस्ती ऐसे ही नहीं होती। लेकिन महंगी चीज ही अच्छी हो ये भी जरूरी नहीं है। मैंने सदियों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बात कही थी, अगर समय लगे तो ये वीडियो भी देख लेना। देखिए, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस आप बाय करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपरली ये लिखा होता है कि क्या कवर्ड है और क्या कवर्ड नहीं है, जो कवर्ड है उसकी लिमिट क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है। अब आप इसको चाहे अवेयरनेस की कमी कह लीजिए या फिर लोगों का आलस कह लीजिए, जिसकी वजह से लोग इन सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर डिटेल्स में पढ़ते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, या पॉलिसी लेते टाइम पॉलिसी देने वाली कंपनी से सही सवाल करते ही नहीं है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें कवर होंगी, क्या कवर नहीं होंगी। खैर, आप भी कोई इंश्योरेंस एक्सपर्ट नहीं है कि आपको पता होगा कि क्या क्या सवाल करने हैं, क्या नहीं करने हैं, क्या क्या एक्सक्लूड हो सकता है जिसको आपको इंक्लूड करवाना चाहिए वगैरह वगैरह। हो सकता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पहली बार परचेस कर रहे हो या फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी से मिल रहा हो। और वैसे भी हेल्थ इंश्योरेंस लोगों के बीच में एक बड़ा डिस्कशन वाला टॉपिक भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 हेल्थ इंश्योरेंस मिस्टेक्स की, जो कि आपको पता होनी चाहिए। आई एम श्योर कि इससे आपको और आपकी फैमिली को एक सही हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने में जरूर हेल्प मिलेगी। तो आइए इन 10 मिस्टेक्स को एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक आती है नॉट चूजिंग द राइट कवरेज अमाउंट। मिस्टेक नंबर 1 एंड बिगेस्ट मिस्टेक एवर। ओके, तो ये पॉइंट मैंने इस वीडियो में सबसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी हो जाए, इसलिए जरूरी है कि आप इस चीज को सबसे पहले जान लें। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर अगर आप एक न्यू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर आप ये सोचें कि यार मैं भी फिट हूँ, मेरी वाइफ भी फिट है, मेरे पेरेंट्स को भी कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, तो फिर एक नॉमिनल से कवरेज वाली 2-3 लाख रुपए के कवरेज वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता हूँ। प्रीमियम मुझे सस्ता पड़ेगा, नहीं तो सैलरी में से कुछ बचेगा ही नहीं। बेकार में ही एक बड़ा कवरेज लेके अपना प्रीमियम अमाउंट क्यों बढ़ाऊं, बेकार का खर्चा हो जाएगा। तो दोस्त, ये एक ऐसी गलती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेडिकल इमरजेंसीज और उससे होने वाले हॉस्पिटल के खर्चे
कब किसके लिए और कितने आ जाएंगे इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगा कि अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में, एक बड़ी सिटी में रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने वाइफ और अपने बच्चे के लिए मिनिमम कवरेज लेना चाहिए 5 लाख ईच। वहीं अगर मैं पेरेंट्स की बात करता हूँ तो अपने पेरेंट्स के लिए आपको मिनिमम 7 to 8 लाख का कवरेज लेना चाहिए इंडिविजुअली। 8 लाख अपनी मम्मी के लिए, 8 लाख अपने पापा के लिए, इस तरीके से। देखिए ऐसा हो सकता है कि इतना बड़ा कवरेज लेना और उसके लिए एक भारी प्रीमियम पे करना आपको अपनी सैलरी से डिफिकल्ट लगे, आपके लिए पॉसिबल ना हो। तो ऐसे में आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, या फिर इनिशियली अपने करियर के इनिशियल स्टेज में आप जो कवरेज है उस कवरेज को थोड़ा सा छोटा ले सकते हैं, जिससे कि प्रीमियम कम हो जाए, आप अफोर्ड कर पाएं। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आपके लिए जरूरी है कि आप अपने कवरेज अमाउंट को जितना जल्दी हो सके उसको बढ़ाएं। तो अगर आप बहुत ही छोटा कवरेज ले रहे हैं, 1-2 लाख का ही कवरेज ले रहे हैं, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बड़ी सिटीज में हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे में 1-2 लाख रुपए का बिल तो ऐसे ही बन जाता है। वहीं अगर मैं छोटे शहरों में अच्छे हॉस्पिटल्स की बात करता हूँ तो खर्चा वहां पर भी कम नहीं होता। तो सबसे पहले आप एक दिन निकाल कर आपके सिटी में जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में होने वाले जो कॉमन प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि हार्ट रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं, नी रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर है, कैंसर ट्रीटमेंट जैसे कि सर्विकल कैंसर है जो कि लेडीज में बहुत कॉमन होता जा रहा है, सॉरी टू से लेकिन बेटर टू नो, मैटर्निटी प्रोसीजर जिसमें सी सेक्शन या फिर नॉर्मल डिलीवरी आती है, हर्निया, डेंगू, मलेरिया, इन सब के लिए कितनी कितनी कॉस्ट आ सकती है। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए कितना कवरेज अमाउंट चूज करना चाहिए। तो बेटर होगा कि आप एक अच्छा मार्जिन लेके अपना कवरेज अमाउंट चूज करें, क्योंकि कवरेज अमाउंट पे और भी बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि रूम रेंट, रूम का टाइप, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सब। अभी वीडियो में आगे चल के हम इन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे। सेकंड मिस्टेक आ जाती है नॉट चेकिंग द कोपे क्लॉज। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक क्लॉज होता है जिसको बोलते हैं कोपे, यानी कि जो भी फाइनल बिल आता है उसमें से एक पार्ट पॉलिसी होल्डर को अपनी पॉकेट से पे करना होगा, बाकी का पार्ट इंश्योरेंस पॉलिसी पे करेगी। और ये जो चार्ज आपसे लिया जाएगा, ये चार्ज आपसे हॉस्पिटल मांगेगा एट द टाइम ऑफ पेशेंट डिस्चार्ज, उसके बाद ही पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाएगा। ये को पेमेंट किसी पॉलिसी में 10% होता है, किसी में 20% होता है, इवन किसी पॉलिसी में 30% तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। हो सकता है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में को पेमेंट का कोई भी क्लॉज ना हो, यानी कि आपको एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फाइनल मेडिकल बिल में एक भी रुपया आपको पे ना करना पड़े। अगर आपने कॉर्पोरेट पॉलिसी ले रखी है तो ज्यादातर कॉर्पोरेट पॉलिसी में 10% का को पेमेंट होता ही है। तो अगर आपका हॉस्पिटल का फाइनल बिल आया है 2 लाख रुपए का, तो उन 2 लाख रुपए पे 10% यानी कि आपको 20,000 रुपए अपनी पॉकेट से पे करने ही होंगे। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप को पेमेंट क्लॉज को जरूर चेक करें कि कितना को पेमेंट है और क्या कंडीशन है। दूसरी चीज ये है कि कोपे के अंदर भी जोनल कोपे क्लॉज भी आता है, यानी कि आप कितनी को पेमेंट करेंगे वो सिटी टू सिटी डिपेंड भी करेगा। एक पर्टिकुलर जोन में या फिर सिटी में हो सकता है कि आपको को पेमेंट खाली 10% करनी पड़े, वहीं दूसरी सिटी या दूसरे जोन में हो सकता है कि आपको वहां पर को पेमेंट 20 या इवन 30% की भी पे करनी पड़े। तो इस चीज को आप सही से क्लैरिफाई जरूर कर लें। और तो और कुछ पॉलिसीज आपको पैन इंडिया कवरेज भी देती हैं, यानी कि अगर आपको कोई को पेमेंट यहाँ पर पे करनी होगी तो वो हो सकता है कि ऑल ओवर इंडिया सेम हो, या इवन आपकी पॉलिसी में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई भी को पेमेंट देनी ही ना पड़े ऑल ओवर इंडिया ट्रीटमेंट के लिए। तो बेटर आपके लिए ये है कि आप ये मेक श्योर करें कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हैं उसमें कोई भी को पेमेंट क्लॉज ना हो, यानी कि निल हो। देखिए अपने लिए एक सही हेल्थ इंश्योरेंस चूज कर पाना जो कि आपके और आपकी फैमिली की सभी इमरजेंसी नीड्स को फुलफिल कर सके, ये काम आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को पैनी नजरों से पढ़ना, उनमें लिखे गए शब्दों को ठीक से समझना, सभी कंडीशंस को समझना, ये एक और डिफिकल्ट काम आपके लिए हो सकता है। लेकिन डिट्टो ने आपके लिए ये काम बहुत ही आसान कर दिया है। आप डिट्टो की वेबसाइट पर जाके हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित किसी भी चीज की कंप्लीट हेल्प ले सकते हैं। फिर चाहे आपको जानना हो कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में लिखे गए शब्दों का मतलब क्या है, को पेमेंट क्या होता है, रेस्टोरेशन क्या होता है, और भी दूसरे जार्गन्स जो कि हो सकता है कि आपके समझ में ना आए, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस चेकलिस्ट बिफोर बाइंग एनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, या अगर आपको डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को आपस में कंपेयर करके देखना है कि किस पॉलिसी में क्या कवर्ड है और क्या नहीं, 2023 के बेस्ट हेल्थ प्लान्स कौन से गए हैं, आपको इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और फाइनली आप डिट्टो के एक्सपर्ट एडवाइजर्स से एक सही हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने के लिए हेल्प ले सकते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं डेट एंड टाइम कि आप कब डिस्कशन के लिए अवेलेबल हैं। इवन आप व्हाट्सएप के थ्रू भी क्वेरी करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से आपको मिलती है स्पैम फ्री एडवाइस, यानी कि डिट्टो की तरफ से आपको बार बार कॉल करके कभी भी स्पैम नहीं किया जाएगा,
और ना ही किसी पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बाय करने के लिए आपको पुश किया जाएगा। जो प्लान या पॉलिसी आपके लिए सही है उसी के लिए आपको गाइड किया जाएगा, वही आपको सजेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिट्टो को गूगल पे रेटिंग मिली हुई है 4.9 की और इन्होंने अब तक 2 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को एडवाइस किया है। डिट्टो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अपने पिन कमेंट में ऐड किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तीसरी मिस्टेक आ जाती है नॉट चेकिंग नेटवर्क हॉस्पिटल्स एंड कैशलेस क्लेम्स। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए लेते हैं जिससे कि अगर कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उस मेडिकल इमरजेंसी में होने वाले खर्चे उसी पॉलिसी में कवर हो जाएं, या तो हमें हमारे पॉकेट से बहुत छोटा सा अमाउंट पे करना पड़े या फिर कुछ भी पे ना करना पड़े। तो आपको अपनी पॉकेट से कुछ भी पे ना करना पड़े, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको एक बेनिफिट देती हैं जिनको बोलते हैं कैशलेस क्लेम का, यानी कि प्लान या फिर अनप्लान ट्रीटमेंट के केस में आपको अपनी पॉकेट से यहाँ पर कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। ओनली इन केस कि अगर आपको पता है कि ऐसे केसेस में आपको क्या क्या करना होता है। प्लान हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे आपको उस हॉस्पिटल के टीपीए डिपार्टमेंट में जाके ये इंटीमेट करना होता है कि आपको खुद या फिर अपने पेशेंट को उस पर्टिकुलर डेट पे एडमिट कराना है, ये वाला पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होना है और आपके पास इस कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो ऐसे में जो टीपीए डिपार्टमेंट होता है वो अपने आप उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से जाके कोऑर्डिनेट करता है, प्री अप्रूवल लेता है इससे पहले कि आप एडमिट होएं या फिर अपने पेशेंट को एडमिट करवाएं। इस पूरे प्रोसीजर में 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। तो अगर आपको प्री अप्रूवल मिल जाता है तो एडमिशन के टाइम पे आपको अपने पॉकेट से एक भी रुपया पे नहीं करना होता। वहीं अगर हम अनप्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं या फिर एक इमरजेंसी सिनेरियो की बात करते हैं जहां पर पेशेंट को अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, उसकी अचानक से तबियत खराब हो जाती है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली आपके पास एक प्री अप्रूवल नहीं होगा। लेकिन टीपीए को जल्दी से जल्दी इंटीमेट करना फिर भी जरूरी है, जिससे कि टीपीए बैकग्राउंड में आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उनसे कांटेक्ट करके अप्रूवल ले सके। तो बैकग्राउंड में जो प्री अप्रूवल का प्रोसेस चलता है, अगर इसको इमरजेंसी केस में भी करवाया जाए तो कम से कम 4 से 6 घंटे तो लग ही जाते हैं। ऐसे में आप इतना वेट तो नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ यह है कि हॉस्पिटल आपका फ्री में इलाज करेगा नहीं। तो ऐसे में हॉस्पिटल आपसे एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवाता है कि आप एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए। तो डिस्चार्ज के टाइम पे जो भी फाइनल समरी बनेगी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी से अमाउंट आने के बाद, अगर आपका ये सिक्योरिटी अमाउंट बच जाता है तो ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये तो होगी दोनों ही केसेस की बात, यानी कि प्लान्ड और अनप्लान्ड ट्रीटमेंट के केस में। लेकिन ये दोनों चीज़ें कंसीडर तब होंगी जब वो हॉस्पिटल आपकी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स में आता होगा। तो एक चीज़ जो यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है कुछ दिनों के लिए वो ये है कि अगर वो हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं आता है तो आपको ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा अपनी पॉकेट से पे करना होगा। उसके बाद जो भी मेडिकल बिल्स आते हैं उन मेडिकल बिल्स को सबमिट करके आपको रीइंबर्समेंट अलग से लेना होगा, जो कि थोड़ा सा परेशानी वाला काम मुझे यहाँ पर पर्सनली लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके उनको पोर्टल पर अपलोड करना होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो आपको यहाँ पर फिर से इधर से उधर भागना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा परेशान इसलिए भी होना पड़ सकता है कि जो भी ट्रीटमेंट हुआ है उस ट्रीटमेंट में हो सकता है कि बहुत बड़ा मेडिकल बिल आ जाए, हो सकता है कि उतना लिक्विड अमाउंट आपके पास इंस्टेंटली अवेलेबल ना हो। वो बात अलग है कि आपको वो सारा पैसा रिम्बर्स हो जाएगा जब आप सारे मेडिकल बिल सबमिट करेंगे, लेकिन अभी इंस्टेंटली आप इतना सारा पैसा कहां से लाएंगे। तो पॉइंट ये है कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हैं उस पॉलिसी में कवर होने वाले जो भी नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं आपकी सिटी में उनको आप चेक करें। कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, वो हॉस्पिटल्स आपके घर के आसपास हैं या नहीं है, क्या वो हॉस्पिटल्स रियल में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं भी या नहीं है। अगर आप ये सब कुछ पॉलिसी लेने से पहले ही चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चौथी मिस्टेक आ जाती है नॉट चेकिंग डिजीज वाइज सबलिमिट्स एंड एक्सक्लूजन्स। डिजीज वाइज सबलिमिट एक ऐसी कंडीशन है जो आपको ट्रीटमेंट के टाइम पे अचानक से एक सरप्राइज दे सकती है। एक्चुअली आपकी पॉलिसी में कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स और डिजीजेस को लेके एक अपर कैप होती है, यानी कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उन पर्टिकुलर डिजीजेस के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए आपको मैक्सिमम कितना कवरेज दे सकती है। हो सकता है कि जिस चीज के लिए पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ हो उसका बिल आए 5 लाख रुपए, लेकिन जो कवरेज अमाउंट आपको मिले वो मिले सिर्फ 2 लाख रुपए का, क्योंकि जो अपर कैप थी उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए वो खाली 2 लाख रुपए की थी। तो अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया है तो यहाँ पर आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो आपके लिए बेटर ये होगा कि आप उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को चूज करें जिसमें डिजीजेस को लेके सब लिमिट ना हो, भले ही आपको उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़े, आप बिना सोचे वो प्रीमियम पे कर देना, आपको यहाँ पर नुकसान कम होगा। और इन केस अगर आपके पास ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप उस इंश्योरेंस पॉलिसी को चूज करें जिसमें डिजीज वाइज जो सब लिमिट है उसका अमाउंट बड़ा हो। दूसरी चीज आती है एक्सक्लूजन्स की, यानी कि कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि आपके पॉलिसी में कवर्ड नहीं होते, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी उन सभी ट्रीटमेंट्स के लिए आपको एक भी रुपए का कवरेज नहीं देगी। वैसे तो अल्कोहल की ओवरडोज या फिर ड्रग अब्यूज या फिर एडवेंचर स्पोर्ट के टाइम पे होने वाले एक्सीडेंट्स, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करते वक्त आपको कोई चोट लग जाती है तो उन सब चीजों का कवरेज आपको नहीं मिलेगा,
जो कि वैलिड भी है। ये तो जनरल एक्सक्लूजन्स हो गए जो कि सभी पॉलिसीज में होते हैं, आपको ऐसे केसेस में यहाँ पर क्लेम नहीं मिलता है। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट्स फिर भी ऐसे होते हैं जिनको पॉलिसीज कवर नहीं करती। पांचवी मिस्टेक आ जाती है नॉट चेकिंग वेटिंग पीरियड फॉर इलनेसेस एंड प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। हर पॉलिसी में कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस और इलनेसेस को लेके एक वेटिंग पीरियड होता है, इससे पहले कि आप उस पॉलिसी से वो बेनिफिट्स अवेल कर पाएं। हो सकता है कि आप थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा के एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहें कि क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, 7 मंथ्स में बेबी एक्सपेक्टेड है, तो मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता हूं जिसका प्रीमियम ऑब्वियसली कम होगा, तो मेरा जो बड़ा खर्चा होने वाला है 60-70 हज़ार रुपए का या फिर 80,000 रुपए का जो खर्चा होने वाला है वो खर्चा मेरी पॉकेट से बच जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी भी इतनी सीधी नहीं होती, तभी वो इस बिजनेस में एग्जिस्ट कर रही है, नहीं तो वो कब की कंगाल हो चुकी होती। उन्हें पता है कि लोग ऐसा कर सकते हैं। तो कैच ये है कि इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे प्रोसीजर्स जो कि प्लान हो सकते हैं या फिर जो पॉलिसी होल्डर है उसकी एग्जिस्टिंग इलनेस से होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी एक वेटिंग पीरियड लगा के रखती है जो कि 2-3 साल का हो सकता है, इससे पहले कि आप उन सभी चीजों को लेके हॉस्पिटलाइजेशन के कुछ भी बेनिफिट्स अवेल कर पाए। तो आपको अपनी वाइफ की डिलीवरी के लिए बेनिफिट्स अवेल करने के लिए आपको यहाँ पर 2 साल तक का वेट करना पड़ सकता है अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू जाना चाहते हैं। लेकिन आप वेट कैसे करेंगे? इंसान का बच्चा तो 9 महीने में ही बाहर आ जाता है। बैड न्यूज ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज इस चीज को जानती हैं। खैर जोक सपाट, तो कहने का मतलब ये है कि आप उस इंश्योरेंस पॉलिसी को चूज करें जिन इंश्योरेंस पॉलिसीज में इस तरह के जो वेटिंग पीरियड्स हैं वो कम से कम हो। अगर पॉलिसी होल्डर की एज ज्यादा है, उनको हाई बीपी, शुगर, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर कैटरैक्ट ऐसी कोई परेशानी है, तो आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनको उन परेशानियों से जूझने के लिए 2-3 साल तक का वेट करना पड़े। अगर उससे पहले ही कोई इमरजेंसी आ गई तो आप क्या करेंगे? तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी R&D करके सही से एनालिसिस करना होगा कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके परिवार के लिए फिट बैठेगी। 6th मिस्टेक आ जाती है नॉट चेकिंग रूम रेंट रेस्ट्रिक्शंस। आप ये मेक श्योर करें कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में रूम रेंट को लेके कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो। हर इंसान यही चाहता है कि अब क्योंकि वो कंपनी को प्रीमियम पे कर रहा है तो इलाज के टाइम पे उसका जो इलाज है वो एक अच्छे हॉस्पिटल में पूरी सहूलियत के साथ अच्छे से हो। और अच्छे हॉस्पिटल में अगर आपको एक अच्छा रूम मिल जाए, प्राइवेट रूम मिल जाए, तो इससे अच्छा और क्या होगा। आपको और आपकी फैमिली को प्राइवेसी भी मिल जाएगी और ट्रीटमेंट भी अच्छा मिलेगा। तो हॉस्पिटल्स में हर तरह के रूम होते हैं, सूट्स, एग्जीक्यूटिव रूम्स, प्राइवेट रूम्स, ट्विन शेयरिंग रूम्स, 4 शेयरिंग रूम्स, इकोनॉमी रूम्स या फिर जनरल वार्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जिन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती उन लोगों को अपनी फाइनेंशियल स्टेट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से इनमें से किसी भी रूम में सेटल होना पड़ सकता है, क्योंकि जो प्राइवेट रूम्स होते हैं या फिर जो ट्विन शेयरिंग रूम्स होते हैं इनकी कॉस्ट अच्छी खासी होती है। और वही बात अगर पेशेंट की 3-4 दिन या 5 दिन तक एडमिट होने की हो जाए तो ये खर्चे अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है जिसका कवरेज भी अच्छा है, लेकिन एक चीज जो आपको एडमिशन के टाइम पे परेशान कर सकती है वो है रूम रेंट की कैपिंग। बहुत सी पॉलिसीज में, इवन ज्यादातर कॉर्पोरेट पॉलिसीज में भी ये लिमिट होती है कि आप कितने अमाउंट तक का रूम ले सकते हैं। हो सकता है कि जो प्राइवेट रूम आप लेना चाहते हैं उसका रूम रेंट है 10,000 रुपए का, लेकिन आपकी पॉलिसी कवर करती है खाली 8,000 रुपए तक ही। ऐसे में आप सोचेंगे कि यार इसमें क्या बड़ी बात है, खाली 2,000 रुपए का डिफरेंस ही तो है। ये 2,000 रुपए का डिफरेंस मैं अपनी पॉकेट से पे कर देता हूँ, इतना तो मैं कमा ही रहा हूँ। लेकिन इसमें भी एक कैच है, ये चीज उतनी सिंपल नहीं है जितनी आपको दिखाई दे रही है। 10,000 रुपए के रूम रेंट पे 2,000 रुपए पे करने का मतलब है कि आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल का जो भी फाइनल बिल बनेगा उस फाइनल बिल में से 20% अमाउंट मैं पे करूंगा और 80% अमाउंट इंश्योरेंस पॉलिसी पे करेगी। तो रूम रेंट का मतलब सिर्फ रूम रेंट नहीं होता, रूम रेंट का मतलब जो अदर चार्जेस होते हैं, हॉस्पिटल की फीस, डॉक्टर की फीस, प्रोसीजर के चार्जेस और भी दूसरे मिसलेनियस चार्जेस, ये सब उसी के हिसाब से डिसाइड होते हैं। तो हॉस्पिटल का फाइनल बिल अगर बनता है 5 लाख रुपए का, तो उन 5 लाख रुपए का 20% यानी कि 1 लाख रुपए आपको अपनी पॉकेट से पे करने पड़ेंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर सकते हैं। तो हमेशा याद रहे वही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करें जिसमें रूम रेंट की कैपिंग या फिर कोई भी लिमिटेशंस ना हो। 7वीं मिस्टेक आ जाती है नॉट चेकिंग प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्स। कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता कि आप बस हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और आपका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ट्रीटमेंट से पहले बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, स्कैन्स होते हैं, टेस्ट होते हैं जो किसी पेशेंट को करवाने होते हैं इससे पहले कि हॉस्पिटल उस पेशेंट को एडमिट करे। तो स्कैन्स जैसे कि MRI स्कैन हो सकता है, CT स्कैन हो सकता है, एक्सरेज, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स और भी दूसरे बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं जो कि आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ सकते हैं। ये तो हो गए प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद पेशेंट एडमिट हो गया, उसका ट्रीटमेंट हो गया, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, लेकिन डिस्चार्ज के बाद भी बहुत सारी मेडिकेशंस चलती हैं, फिर से टेस्ट होते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स फिर से देखी जाती हैं, स्कैन्स फिर से होते हैं जो कि अगेन अपने आप में बड़े एक्सपेंसेस होते हैं। इन सभी चीज़ों को बोला जाता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल के लिए मैटर्निटी यानी कि एक प्रेग्नेंट लेडी का केस ही ले लीजिए। ड्यू डेट आने से पहले, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले बहुत सारे स्कैन्स, ब्लड टेस्ट,
अल्ट्रासाउंड जो कि महंगे महंगे अल्ट्रासाउंड होते हैं, ये सब करवाने होते हैं। और चाइल्ड बर्थ के बाद भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मेडिकेशंस होती हैं जो कि फॉलो करनी पड़ती हैं नेक्स्ट 30 या 60 डेज के लिए। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एग्जाम्पल में अगर मैं अपनी खुद की फैमिली का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो मेरी मदर इन लॉ को एक सीरियस ट्रीटमेंट के लिए कुछ स्कैन करवाने थे, जिनमें से एक स्कैन का नाम था PET-CT जिसको बोला जाता है पेट सिटी स्कैन, और वो स्कैन अकेला सिंगल स्कैन 40,000 रुपए का था। अब क्योंकि उनकी पॉलिसी में वो स्कैन इंक्लूडेड ही नहीं था तो फैमिली को अपनी पॉकेट से वो 40,000 रुपए पे करने पड़े थे। तो आपको वो पॉलिसी चूज करनी चाहिए जिनके अंदर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर होते हैं। बहुत सी पॉलिसीज में 30 to 90 डेज तक का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है, यानी कि आप उन सभी एक्सपेंसेस का क्लेम ले सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी कुछ लिमिट होती है कि आप अप टू कितने लिमिट तक का क्लेम या बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इंश्योरेंस लेते वक्त चेक कीजिए, एग्जीक्यूटिव से इन सभी चीजों के ऊपर सवाल कीजिए। 8वीं मिस्टेक आ जाती है नॉट चेकिंग डे केयर ट्रीटमेंट कवरेजेस। कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिनमें आपको सिर्फ डे केयर के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है, यानी कि आप सुबह एडमिट हुए, रात को आपको डिस्चार्ज कर दिया, आप घर जा सकते हैं। बाकी का ट्रीटमेंट आपको डेली हॉस्पिटल में 2-3 घंटे आके मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए अपेंडिसिस का जो ऑपरेशन होता है वो सेम डे के लिए ही होता है। आप सुबह गए, एडमिट हुए, शाम को आपको छुट्टी मिल गई, आप घर जा सकते हैं। इससे ज्यादा आपको एडमिट होने की नीड नहीं होती। लेकिन अपेंडिसिस का जो खर्चा होता है वो खर्चा अच्छा खासा आ सकता है, 60-70 हज़ार 80,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। तो कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिनमें डे केयर का जो ट्रीटमेंट होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता, उस पर आपको कवर नहीं मिलता, वो उनकी एक्सक्लूजन लिस्ट में होता है, जिन पे अधिकतर लोग पॉलिसी लेते वक्त ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में ऑब्वियसली आपको यहाँ पर काफी बड़ा खर्चा अपनी पॉकेट से करना पड़ सकता है। तो बेटर ये होगा कि आप पॉलिसी लेते वक्त डे केयर की जो कंडीशन है उसको ठीक से पढ़ें, समझें, क्या इंक्लूडेड है क्या इंक्लूडेड नहीं है। आई एम श्योर आपको फ्यूचर में इससे काफी हेल्प मिलेगी। 9th मिस्टेक आ जाती है नॉट चूजिंग राइट हेल्थ इंश्योरेंस एड ऑन्स। ऑलमोस्ट सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में आपको एड ऑन्स यानी कि राइडर्स चूज करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि ऑन टॉप ऑफ जो आपकी बेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके ऊपर आपको मिलता है। ऑब्वियसली जिनके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ सकता है, विच कैन बी वर्थ पेइंग फॉर। राइडर्स जैसे कि रेजिंग, रूम रेंट लिमिट, मैटरनिटी कवर्स जिनमें आपका न्यूबॉर्न बेबी भी इंक्लूडेड होता है, क्रिटिकल इलनेस कवर ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग कवर, हॉस्पिटल कैश कवर यानी कि हॉस्पिटल में जो इधर उधर के बाकी खर्चे होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे स्कैन जो कि आपकी बेस पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं होते लेकिन एड ऑन्स के थ्रू आप उनको इंक्लूड करवा सकते हैं। एक्सीडेंटल कवर जिनमें डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट के केस में फैमिली को एक लमसम अमाउंट दिया जाता है। जोन अपग्रेड यानी कि जिस सिटी में आपने पॉलिसी ली है, अगर आपको ट्रीटमेंट के लिए उससे किसी बड़ी सिटी में जाना पड़ता है तो उस सिटी में ट्रीटमेंट करवाने के लिए आपको कुछ भी एडिशनल को पेमेंट या फिर कोई भी एडिशनल चार्ज पे नहीं करना होता। 10th मिस्टेक आती है नॉट चेकिंग फ्री हेल्थ चेकअप्स। बहुत सी इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो आपको ये ऑप्शन देती है कि आप साल में एक बार अपना फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं अप टू सर्टेन अमाउंट। ये अमाउंट 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए का या 4,000 रुपए तक का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपने पॉलिसी ली है। तो ऐसे में आप साल में एक बार अपना फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं और जो भी हेल्थ चेकअप का बिल आता है उस बिल को आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के पोर्टल में सबमिट करके उस पर क्लेम ले सकते हैं। अब क्योंकि हम लोग इन्वेस्टर्स प्लस पैसा बचाने वाले लोग हैं तो जहां से जितना पैसा बच जाए उतना अच्छा है, कुछ नहीं तो इसे आप पॉलिसी प्रीमियम को वसूलना ही बोल सकते हैं। तो आप वो पॉलिसी चूज करें जिनमें एटलीस्ट वंस इन ए ईयर आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिलता हो। इससे आप भी अपना ख्याल रखेंगे, कम से कम साल में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर करवाएंगे, जो कि बहुत जरूरी होता है। आप किसी भी बीमारी को उसके इनिशियल स्टेज में ही कैच कर सकते हैं। 11th मिस्टेक आती है नॉट चूजिंग अ पॉलिसी विद टॉप अप और रेस्टोरेशन। अगर आप अपनी पॉलिसी में से मेडिकल कवर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आपकी पॉलिसी थी 5 लाख रुपए की, आपको एक बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया जिसकी वजह से आपके जो टोटल एक्सपेंसेस आए वो आए 4.5 लाख रुपए के, यानी कि आपकी मेडिकल पॉलिसी में से 4.5 लाख रुपए एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब आपके पास बचे हैं खाली 50,000 रुपए। भगवान ना करे कि अगर आपको उसी साल फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है किसी पर्टिकुलर इलनेस की वजह से और फिर से होने वाले ट्रीटमेंट का खर्चा अगर 4 लाख रुपए आ जाता है तो 4 लाख रुपए के बिल पे इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी 50,000 रुपए, क्योंकि वही अमाउंट आपकी पॉलिसी में एज ए बैलेंस रखा हुआ है। बाकी के 3.5 लाख रुपए आपको अपने पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। तो आपको ऐसी पॉलिसी चूज करनी चाहिए जिन पॉलिसी को आप फिर से रिस्टोर करवा पाए, 5 लाख या उससे ग्रेटर अमाउंट से आप उसको फिर से टॉपअप करवा पाए, जिससे कि आपके जो फर्दर ट्रीटमेंट्स हैं उन ट्रीटमेंट का बेनिफिट आपको मिल पाए। कुछ पॉलिसीज में अनलिमिटेड रेस्टोरेशन या फिर टॉपअप का ऑप्शन होता है, जबकि दूसरी पॉलिसीज में ये ऑप्शन आपको साल में सिर्फ एक ही बार के लिए मिलता है। कुछ पॉलिसीज में ये कंडीशन भी होती है कि आप रेस्टोरेशन या फिर टॉपअप करवा सकते हैं लेकिन आप सेम ट्रीटमेंट उसी साल में नहीं करवा सकते। तो बेटर होगा कि आप ये सभी चीजें पॉलिसी लेने से पहले क्लियर कर लें, इनको ठीक से समझ लें। तो दोस्तों ये हो गई वो 11 चीजें, 11 मिस्टेक्स जिनको मुझे लगता है कि आपको जरूर ध्यान देना चाहिए इससे पहले कि आप कोई भी पॉलिसी अपने लिए चूज करें। फाइनली
वीडियो के लास्ट में मेरे पास आपके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको यहाँ पर नोट जरूर करना चाहिए। वो ये कि जब भी आप या आपका पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो आप ये मेक श्योर करें कि जो भी टेस्ट हो रहे हैं, जितने भी बिल्स आपको मिल रहे हैं, उन बिल्स को आप पूरी सावधानी के साथ अपने पास ठीक से संभाल कर रखें, जिससे कि उन बिल्स को आप प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केस में रिइंबर्समेंट या क्लेम ले सकें। अब क्योंकि आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे जो भी प्रीमियम आप पे करते हैं अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, बच्चे के लिए या फिर अपने डिपेंडेंट्स के लिए यानी कि मम्मी पापा के लिए, आप सेक्शन 80D के अंदर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर आपका अच्छा खासा टैक्स बच सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि डिट्टो यहाँ पर आपको क्लेम सेटलमेंट के टाइम पर भी पूरी तरीके से हेल्प करता है। तो डिट्टो को चेकआउट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक मैंने अपने पिंड कमेंट और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और फाइनली आई होप कि इस लंबी सी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल पाई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपकी कुछ भी हेल्प हो पाई है, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।